हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि आईटीआई का एग्ज़ाम आने वाला है, 20 को अपना एग्ज़ाम है। अपने पास सिर्फ 15 डेज बचे हुए हैं, तो उसी हिसाब से अपन लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आईटीआई फिटर थ्योरी का चैप्टर नंबर 1, तो जो कि है ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। अब दोस्तों इतना बड़ा चैप्टर है, 3 to 25 यानी कि कुल 20 पेजेस का चैप्टर है। तो 20 पेजेस का चैप्टर अपन लोगों को जल्दी से कवर करने के लिए कम से कम 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता सकता हूं, बट आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस हैं और उसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा चैप्टर समझना पड़ेगा। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। अपने पास 15 डेज हैं, अपन 15 डेज में पूरी बुक कवर कर लेंगे, तो अपन लोगों को कुछ भी ऐसा रह नहीं जाएगा जो अपन लोगों को ना आता हो, और फिर अपन लोगों को कोई हर चैप्टर इजी लगने लगेगा। फिर अपन लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट के साथ। तो चैप्टर फर्स्ट है ट्रेड इंट्रोडक्शन, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, या तो सीधा सीधा आप लोग जब एक्सरसाइज पे आ जाएं, अपन लोग जब एक्सरसाइज पे आ जाएं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 पे, तो आप लोग सीधा सीधा ये कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक में फिल भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी ट्रेड इंट्रोडक्शन, तो अपनी ट्रेड है फिटर, जो कि हर उसमें यूज होती है। इन इंजीनियरिंग वर्कशॉप आ स्किल्ड वर्कर हु असेंबल द मशीन एंड इट्स पार्ट्स परफेक्टली इज नोन एज फिटर। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि वर्कशॉप के अंदर जो भी वर्कर एक मशीन के पार्ट्स को अच्छे से इंस्टॉल और फिट कर दे, उसी को फिटर कहते हैं। फिटर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। फिटर सबसे पुरानी ब्रांच है इंजीनियरिंग की। तो अब इंपॉर्टेंस ऑफ फिटर। फिटर इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड। तो फिटर जो है एक बहुत जरूरी ट्रेड है, जिसमें अपन लोग फिटिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, असेंबल यानी कि पार्टों को एक अच्छे से कस लगाना, और रिपेयर यानी कि सुधारना, इसमें आते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऑल नेसेसरी गाइडलाइंस टू अ न्यू कमर्स। जो लोग नए कमर होते हैं उनके लिए एक न्यू गाइडलाइंस, ये सब आप लोग स्कूल में पढ़ चुके होंगे, तो ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है। मैं आप लोगों को मेन बताता हूँ। टाइप्स ऑफ फिटर, मेन चीज़ टाइप्स ऑफ फिटर। देयर आर जनरली 7 टाइप्स ऑफ फिटर। जनरल फिटर और जनरल फिटर इज ऑल्सो नोन एज बेंच फिटर। ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोग नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी बना लें। जनरल फिटर इज ऑल्सो नोन एज बेंच फिटर। ही शुड बी वेल अवेयर इन वर्किंग विथ फाइल्स, जो कि फाइल्स के साथ वर्किंग होता है, फाइल्स के साथ वर्किंग करने में एक्सपर्ट हो। ओके फ्रेंड्स, अब आता है पाइप फिटर, जो कि प्लम्बर होता है, जो कि पाइप्स वगैरह फिट करता है। उसके बाद आता है डाई फिटर। डाई फिटर वो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि अपन लोग किसी मशीन को बनाने के लिए पहले उस मशीन का ढांचा तैयार करना पड़ता है, तो उसी ढांचे को डाई बोलते हैं। असेंबल फिटर वो होता है दोस्तों, जो मशीन के पार्ट्सों को अच्छे से एक जैसा, मतलब जैसे लगने चाहिए वैसे लगाए। फैब्रिकेशन फिटर इज द मेटल रिवेट शीट्स। जो फैब्रिकेशन फिटर होता है दोस्तों, वो लोहे की प्लेटों को फैब्रिकेशन यानी कि रिवेट बेल्ट करता है। मेंटेनेंस फिटर वो होता है दोस्तों, जो भी मेंटेन करे। मिल राइट फिटर, अ पर्सन हु एंगेज विद द इरेक्शन ऑफ मशीन, जो मशीनरी के साथ अच्छे से हैंडल कर सके मशीन को। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस पे। तो ये सब आप लोगों को भी पता है, सेल्फ सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें वर्कशॉप में काम करने के लिए शॉर्ट हेयर होने चाहिए, स्लीव हमेशा टाइट रखनी चाहिए, बटन हमेशा टाइट लगे होने चाहिए, पूरा करेक्ट पैंट होना चाहिए, और सेफ्टी बूट्स पहनने चाहिए। उसके बाद आता है सेफ्टी इन वर्कशॉप में दोस्तों। तो सेफ्टी इन वर्कशॉप में फ्रेंड्स, हमें सेफ्टी साइंस और कलर्स का ध्यान रखना है। वियर ईयर प्रोटेक्शन ग्लास, आई वियर मैंडेटरी सेफ्टी हेलमेट्स, वियर शूज, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अपने लोगों के पास टाइम बहुत कम है। अब अपने पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो उस हिसाब से ये सब बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। अब आते हैं सॉफ्ट स्किल्स। द सॉफ्ट स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज पीपल स्किल्स। नोट्स बना लीजिए दो। सॉफ्ट स्किल आर ऑल्सो नोन एज पीपल स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंस आर डिफाइंड एज और इंटेलिजेंस, बस इतना ही। सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आता है? जो सॉफ्ट स्किल्स वो होती हैं दोस्तों, जब हम किसी से बात करते हैं तो
बात करते टाइम हम उसको किस तरह से बात कर रहे हैं। देखिए सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आता है, कम्युनिकेशन यानी बात करना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि कोई हमारे पास अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेके आए, हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों प्रोडक्टिविटी मीन्स हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उसमें अच्छा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आता है डिजिटल एफिशिएंसी मीन्स हमें हर चीज़ में एफिशिएंस होना चाहिए, जैसे कि हमें कंप्यूटर चलाना आना चाहिए सब कुछ। और क्रिएटिविटी होनी चाहिए हमारे एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, कि हम ये क्रिएटिव कुछ नए नए चीज़ बनाते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों कॉन्फिडेंस यानी कि अपने अंदर, हमारे अंदर वो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है फर्स्ट एड, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब आप लोग बेसिक्स फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट एड बैंडेज, फर्स्ट एड बर्न, फर्स्ट एड फॉर बी स्टिंग। उसके बाद आता है दोस्तों आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में सेल्वर्स मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। सेल्वर हैं, उनका एक मेथड है आर्टिफिशियल आदमी को सही ठीक करने का। तो सबसे पहले मूव द बेंच, एक बेंच पे आदमी को पूरा लेटा दिया जाए, उसके दोनों हाथों को ऐसे प्रेस कर दिया जाए, आप लोग देख सकते हैं, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे मोड़ दिया जाए। उसके बाद उसको उल्टा लटा के उस पे उसके बैक को रब किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये सर्विस। उसके बाद आता है दोस्तों माउथ टू माउथ मेथड, वही CPR सिस्टम भी बोलते हैं इसको। CPR सिस्टम ऑल्सो नोन एज कार्डियोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद आता है दोस्तों माउथ टू नोज में माउथ लगा के, मतलब नाक में हवा डालना मुंह से। और उसके बाद आता है दोस्तों PPE, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए दोस्तों, नोट्स बनाते रहे आप लोग। PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो कि आप लोगों को पता ही होंगे, वियर, हेलमेट, ग्लव्स, ये सब हैं। ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ हाउसकीपिंग और गुड फ्लोरिंग। इसका सिर्फ एक ही मतलब है दोस्तों कि अपने फ्लोर, जब भी आप जहाँ भी जिस फ्लोर पे भी ज़मीन पे आप काम कर रहे हो, उस ज़मीन को आप हमेशा साफ रखें। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फायर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से सुने। फायर यानी कि आग होती है 5 प्रकार की, और उस 5 प्रकार की आग को हमने 5 उसमें बांधा हुआ है, लिखा हुआ है। टाइप ए में ऑर्डिनरी फायर आती है, जिसमें लकड़ी, कपड़े और पेपर से लगी हुई आग को हमने क्लासीफाई किया है। क्लास बी में आती है फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड यानी कि लिक्विड डाली उससे लगी हुई आग को हम क्लास बी में रेफर करते हैं। उसके बाद आती है क्लास सी में हम लिक्विफाइड गैस यानी कि किसी भी गैस से लगी हुई आग को क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद आती है क्लास डी, इसमें हम किसी भी इलेक्ट्रिक की वजह से लगी हुई आग को क्लासीफाई करते हैं। और क्लास ई में आती है किचन फायर, मतलब किचन में लगी हुई आग को। उसके बाद आता है दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर, वही आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से हम आग को बुझाते हैं। इसको आपको यूज करना आता ही होगा। यूज करने के लिए सबसे पहले पुल, उसके बाद उस जहाँ पे फायर है उसकी साइड उसका एम करें, उसके बाद खींचें, और उसके बाद स्वीप करें, थोड़ा सा हिलाएं। और यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इंट्रोडक्शन ऑफ 5S कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये एक जापान में इंट्रोड्यूस किया हुआ सिस्टम है जो कि वेस्ट को रिसाइकिल करता है। तो सबसे पहले वेस्ट को हम लोग इनका वो है 5S का 5S मीन्स है CD मीन्स शॉर्ट, यानी कि कचरे में इसको सबसे पहले कम करो। उसके बाद सिट्रॉन, उसके बाद सेटिनॉल, उसको अच्छे से लगाओ, एक ऑर्डर में क्रिएट लगाओ। उसके बाद शियोन यानी शाइन, उसको साफ किया जाए। सिजुकू यानी स्टैंडर्डाइज, उसको उसके किसी चीज़ के लायक बना जाए। और सस्टेन यानी कि उसको वापस से काम करने की उसमें लाया जाए स्थिति में। ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये आप लोगों को आती होगी। और ये सब कुछ एक्ट हैं जिनका कुछ यूज़ नहीं है, एग्जाम में ये नहीं आएंगे। अब आते हैं अपन लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो अब यहाँ से आप लोग लिखना शुरू कर दें कॉपी में। फिटर ट्रेड इनकॉर्पोरेट्स, फिटर ट्रेड अब में क्या क्या आता है, तो रूम फिटिंग आती है, मेंटेनेंस आती है, असेंबलिंग एंड रिपेयरिंग स्किल्स आती हैं, सभी कुछ आता है। हाउ मैनी आवर्स ऑफ स्टूडेंट क्लास डज द इंस्टीट्यूट रन इन अ वीक, एक बच्चे की कितने घंटों की क्लास एक इंस्टीट्यूट लगा सकता है एक वीक में।
एक हफ्ते में कितने घंटों की क्लास लगनी चाहिए, तो 42 घंटों की क्लास लगनी चाहिए। जनरल फिटर इज ऑल्सो नोन एज, जैसा कि अभी पहले बताया था मैंने आपको, बेंच फिटर। अ पर्सन हु टेक केयर्स ऑफ मशीन एंड कीप देम इन प्रॉपर वर्किंग इज नोन एज, तो पहले बताया था मैंने आपको कौन सा फिटर मशीन्स को साफ करता है और उनकी देखभाल करता है, तो मेंटेनेंस फिटर। उसके बाद आता है फ्रेंड, अ पर्सन हु असेंबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन इज कॉल्ड, जो मशीन के डिफरेंट पार्ट को असेंबल करता है उसको अपन लोग असेंबल फिटर बोलते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ स्किल्ड लेबर इज ऑलवेज, एक लेबर की जो आत्म संयम या कॉन्फिडेंस बोलने अपन, वो हमेशा बढ़ना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों, एन एक्सीडेंट इज अ अनप्लान्ड इवेंट, क्योंकि एक्सीडेंट किसी को बता के नहीं आते। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, केस के अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, द विक्टिम शुड इमीडिएटली बी, तो जिसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ है उसको तुरंत इमरजेंसी में अटेंड करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, द मेन कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इज, इंडस्ट्रियल यानी कि कंपनी वगैरह में और वर्कशॉप में मेन जिसकी वजह से अपन लोगों का क्या कहते हैं एक्सीडेंट होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, तो अनसेफ हैंड टूल की वजह से होते हैं, केयरलेसनेस, ये सभी वजहों से होते हैं। उसके बाद 10th, इन द वर्कशॉप मोर देन डीसी वोल्टेज, एक वर्कशॉप में 120 वोल्ट से ज्यादा का डीसी वोल्टेज, डीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डायरेक्ट करंट, 120 वोल्ट से ज्यादा का डायरेक्ट करंट एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। द बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इज बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल्स, हम सबसे बढ़िया तरीके जिसकी वजह से हम अपना एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने मशीन और अपने काम पे ध्यान दिया जाए। उसके बाद एन एक्सीडेंट आर डिफाइंड एज, एक्सीडेंट को किस तरीके से हम वो कर सकते हैं, समझा सकते हैं, तो एक्सीडेंट को हम बता सकते हैं डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का नुकसान, रिजल्ट इन इंजरी मतलब खुद को चोट लगाना, लॉस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि माल का खत्म करना। हैमर विद लूजली हैंड फिटेड हैंडल विल बी, एक जो हथौड़ा होता है वो अगर ढीले हैंडल के साथ कसा हो तो ये सभी को आता होगा कि फ्लाई अवे एंड कॉज, दूर जाके फेंकेगा और उससे किसी को चोट हो सकती है, लग सकती है। एट द टाइम ऑफ वर्किंग इफ एन एक्सीडेंट इज अकर्ड देन, अगर काम करते समय एक्सीडेंट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें हायर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, सेफ्टी यानी कि सुरक्षा क्या है, सुरक्षा इज रिक्रिएशन यानी कि हमें बनाए रखनी है। व्हाट इज द शेप ऑफ वार्निंग सिंबल, तो वार्निंग यानी कि खतरे का निशान कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, ये आप सभी को पता होगा। द बेस्ट वे ऑफ वर्किंग इज, सबसे अच्छा तरीका काम करने का कौन सा है, एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग, एक सुलझा हुआ और सही तरीका काम करने का। While working on the machine, do not wear, हमें मशीन पे काम करते हुए क्या नहीं पहनना चाहिए, लूज क्लॉथ, ढीले कपड़े, छोटे कपड़े और टाइट कपड़े, ये सभी नहीं पहनने चाहिए। डू नॉट रन द मशीन विदाउट इट प्रॉपर, हमें कोई भी मशीन तब तक नहीं चलानी चाहिए जब तक हमें उसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज यानी ज्ञान ना हो। इफ अ मशीन इज स्टॉप सडनली देन, अगर कोई मशीन एकदम से बंद हो जाए तो हमें सबसे पहले उसका बटन बंद करना चाहिए, ऑफ द मशीन बटन इमीडिएटली। सेफ्टी साइन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, सेफ्टी साइन को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके कलर से पहचान सकते हैं, उसके साइज से पहचान सकते हैं और उसके सिंबल से पहचान सकते हैं, इन सभी से हम उसको पहचान सकते हैं। मैंडेटरी साइन स्पेसिफाई बाय, अच्छे साइन कैसे मतलब खतरनाक और कंपनी वाले साइन कैसे स्पेसिफाई होते हैं। अ सर्कुलर शेप हैविंग वाइट सिंबल ऑन ब्लू बैकग्राउंड, एक गोल उसके ऊपर सफेद वाइट सिंबल लगा होगा जो कि ब्लू, जिसका बैकग्राउंड ब्लू होगा यानी कि पीछे का वो बैकग्राउंड होगा ब्लू होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशन हजार्ड्स, मैकेनिकल ऑक्यूपेशन यानी मैकेनिक के काम के अंदर क्या क्या आता है, तो अनगार्डेड मशीन यानी कि बिना सुरक्षा वाली मशीन है। व्हेन यू ड्राइव अ व्हीकल यू शुड ओबे ट्रैफिक रूल, जब आप किसी भी गाड़ी को चलाएं तो आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। जैसा कि अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइड सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, फ्लेमेबल हमने अभी पहले बताया क्लास बी में क्लासिफाइड होते हैं, क्लास ए में
कपड़ा, वुड यानी लकड़ी और कपड़े और पेपर से लगी हुई आग होती है। क्लास बी में लिक्विफाइड, क्लास सी में गैस से लगी हुई आग, क्लास डी में इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग। विच ऑफ द सिंबल इज डू नॉट टच, तो ये आपको दिख ही रहा होगा, सिंबल ऐसा होता है। ये तो आप लोगों को थोड़ा सा फोकस कर रखना है, और अगर आप लोग नोट बना रहे हो तो ये सब लिखते जाएं। उसके बाद आता है दोस्तों 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कॉम्बिनेशन शोज सेफ्टी साइन और प्रोहिबिशंस, तो रेड एंड ब्लैक ऑन व्हाइट। जैसा कि आप सब देखते हैं, रेड ये है आउटलाइन, ब्लैक ये है और व्हाइट बैकग्राउंड है। ये सब आपको खुद ही देखने पड़ेंगे। स्मोकिंग, नो स्मोकिंग का साइन ये है, नो पेडेस्ट्रियन यानी पैदल नहीं जाना चाहिए ये है साइन। ऑन विच इलेक्ट्रिक वायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय, इलेक्ट्रिक वायर को किसी चीज से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन चीजों से हम अगर पानी डालेंगे तो उसमें अपन को शॉक लग सकता है, तो इसलिए नॉन ऑफ दी। सॉफ्ट स्किल ऑफ एनी पर्सन डिपेंड अपॉन, जैसा कि अभी आप लोगों को सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया गया। सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन आती है, क्रिएटिविटी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, लेकिन अब सॉफ्ट स्किल उसकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है, उसके बातचीत के तरीके पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया। कैरेक्टर ऑफ अ गुड क्राफ्टमैन, अ गुड स्किल मतलब उसको अच्छा काम आना चाहिए और अपनी सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार। विच ऑफ द क्लास फायर इज कॉज बाय पेपर वुड, जैसा कि अभी आप लोगों को फिर से बताया। क्लास ए में पेपर वुड, क्लास बी में लिक्विफाइड यानी पेट्रोल डीजल, क्लास सी में किसी भी गैस से लगी हुई है, क्लास डी में इलेक्ट्रिक फायर और क्लास ई में किचन वाली फायर। फर्स्ट एड किट मस्ट कंटेन, फर्स्ट एड किट में ये सभी होना चाहिए, टेलीफोन, इमरजेंसी का डॉक्टर, बैंडेज और कैची और सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी का मीनिंग होता है दोस्तों, जब कोई भी किसी चोट या दुर्घटना के कारण बेहोश हो जाए तो उसको सबसे पहले क्या देना चाहिए, माउथ टू माउथ मेथड, CPR मेथड, जैसा कि आप सभी को अभी दिखाया होगा। मैं एक बार फिर से दिखा दूं, माउथ टू माउथ मेथड ये है। उसके बाद आते हैं इन केस ऑफ आर्च वेल्डिंग मीन्स ऐसी वाली वेल्डिंग। A person should protect his eye by using dark glasses आपने रोड साइड देखा होगा ऐसा। While grinding a person must be use safety goggles, एक पर्सन को हमेशा सेफ्टी गॉगल्स पहनने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आते हैं, खत्म ही होने वाला है चैप्टर, बट आप लोगों को ध्यान से लिखते रहना है नोट्स, तभी आप लोगों का ITI का जो एग्जाम है वो क्रैक हो पाएगा और आप लोगों की थोड़ी सी अच्छी मेरिट बनेगी, क्योंकि ITI के मेरिट के बेस पे ही रेलवेज में नौकरियां बहुत जल्दी मिलती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अपन कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन PPE का मीन्स होता है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का मीन्स हम जिससे हम अपने आप को संभाल सकें या खुद, तो पर्सनल प्रोटेक्शन में सभी आते हैं, हेलमेट, गॉगल्स, ग्लोव्स, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल सेफ्टी में क्या क्या आता है, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें। विच आर द मेन रीजन ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सबसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स का क्या मेन रीजन हो सकता है, तो पावर फेलर यानी बिजली चला जाना, सिस्टम फेलर यानी कंप्यूटर वगैरह फेल हो जाना, आग लग जाना, या ऑल ऑफ दीज, तो सभी कुछ होगा। व्हाट इज द रीजन ऑफ फायर कैचिंग इन अ वर्कशॉप, तो एक आग के लगने का कारण क्या हो सकता है वर्कशॉप में, यानी कि जहां पे अपन काम करते हैं। लूजिंग कनेक्शन ऑफ वायर्स, स्मोकिंग, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, 30 सभी होगा, क्योंकि अगर कनेक्शन लूज हुए तो भी। और 43 पे आते हैं, फ्रॉम इफेक्टिव हाउस कीपिंग, एक सबसे अच्छी हाउस कीपिंग क्या है, जिसमें वर्कर मोरल इंक्रीज हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, एक्सीडेंट डिक्रीज हो, एक्सीडेंट कम हो, काम ज्यादा हो और लोग अच्छे से काम करें, तो सभी कुछ। फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को लिखना है ये वाला, फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो जैसा कि आप सभी को पता हो कि फायर किस किस चीज से मिलके बनी है, तो फायर दोस्तों फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन से मिलके बनती है। 45 फॉर इलेक्ट्रिक फायर इन वर्कशॉप वी यूज, इलेक्ट्रिक फायर के लिए हम CTC फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग फॉर ऑफ इंजर्ड पर्सन, एक इंजर्ड पर्सन जिसको खून आ रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसको हम लोग अप्लाई प्रेशर ओवर बाउंड, ऐसे प्रेशर ओवर बाउंड। फायर एक्सटिंग्विशर
फायर एक्सटिंग आग बुझाने वाला यंत्र एक क्या है? एक ऐसा यंत्र है जो छोटी फायरों को बुझा देता है, कंट्रोल में कर लेता है। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज नॉट यूज्ड इन कन्फाइंड प्लेसेस? ऐसा कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि कन्फाइंड प्लेसेस यानी कि गीली जगहों पर यूज नहीं होना चाहिए? CO2। द मीनिंग ऑफ 5S, जैसा कि अभी मैंने बताया, जापान में इंट्रोड्यूस हुआ था 5S, शॉर्ट, सेट, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। अब आते हैं आगे अपन दोस्तों, तो अभी देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कॉलम ऑफ 5S कंसेप्ट? तो द एडवांटेज ऑफ 5S कॉन्सेप्ट इज, तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सिर्फ अपने काम को बढ़ाना है और उसको सही करना है। तो चलिए दोस्तों 54 पे आ चुके हैं हम, थोड़ा सा और रह गया है और इसी के साथ आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 52, वॉट इज द पीरियड रिफर्ड एज गोल्डन आवर्स? कौन सा पीरियड गोल्डन आवर रिफर्ड किया जाता है? गोल्डन आवर मीन्स अच्छा, मतलब बहुत खतरनाक स्थिति से जो बच के आया जाता है उसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, एक्सीडेंट होने के 30 मिनट बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन एनी फिजिकल हजार्ड? फिजिकल हजार्ड्स में कौन सा नहीं आता है? तो टॉक्सिक मटेरियल फिजिकल हजार्ड्स में नहीं आते हैं, रेडिएशन फिजिकल हजार्ड्स में आते हैं, नॉइस आती है, हीट आती है। फिजिकल हजार्ड्स का मीन्स होता है दोस्तों कोई भी ऐसी दुर्घटना जिसकी वजह से हमें बाहरी चोट लग जाए। What did the factory act come into force in workshop? तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था? तो फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 1949 में। ठीक है दोस्तों। ESI एक्ट अप्लाइड ऑन एम्प्लॉय सर्विस एक्ट, अप्लाइज ऑन किस किस पे अप्लाई होता है? एम्प्लॉयज, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग याद रखें। एम्प्लॉयज ऑफ 50,000 सैलरी, एम्प्लॉयज हैविंग मोर देन 20 एम्प्लॉयज, फैक्ट्री हैव एम्प्लॉय मोर देन सच एम्प्लॉय हु वर्क इन अ शॉप होटल। तो ESI एक्ट उन सभी पे अप्लाई होता है जिनकी 25,000 से ज़्यादा 25,000 तक की सैलरी है, जिस कंपनी के 20 से ज़्यादा लोग काम करने वाले हों, जो लोग दुकानों और या होटलों पे काम करते हैं, इन सभी में। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ESI एक्ट 1948 टू प्रोवाइड बेनिफिट फॉर? तो ESI एक्ट का जो मेन मोटिव था वो था गरीब लोग जो बीमार हैं उनको सुविधा देना। What is the following act regulate the payment wages to the certain classes? कौन से एक्ट के अनुसार हम गरीब लोगों की पैसे पेमेंट यानी कि पेमेंट दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? हाँ, कौन से एक्ट के मुताबिक हम गरीब लोगों की पेमेंट बढ़ाई गई थी? तो पेमेंट ऑफ एक्ट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। EPF is a worker. EPF is a saving tool of a worker. An Industrial Dispute Act 1947. Industrial dispute means different between 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया था जिसके अंतर्गत जो लोग कंपनी के लिए काम करते हैं या कंपनी के द्वारा काम करते हैं, एक कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंसान जो काम करता है वो सभी को एक दूसरे की मदद करेंगे। एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉई, ये सभी लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज टू एनकरेज गुड रिलेशन बिटवीन। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो आया था उसमें लेबर और इंडस्ट्रीज को एक दूसरे के कनेक्शन, एक दूसरे के रिश्तों या एक दूसरे के प्रति लगाव के बारे में बताया गया था, या एक दूसरे की मदद करने के बारे में बताया गया है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबिलिटी एक्ट वॉज सेट अप इन 1970। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप लोगों को याद करके रखने हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, कहीं से भी दे सकता है। हॉट वर्क इंक्लूड वेल्डिंग वर्क्स, गर्मी वाले काम में क्या आता है, आप लोग इतने होशियार होंगे ही कि वेल्डिंग वर्क यानी कि वेल्ड करने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन कन्फाइंड प्लेसेस? तो जैसा कि अभी फिर से बताया, वेसल, टैंक और ट्रेंच ये सभी कन्फाइंड प्लेसेस में आती हैं। और कन्फाइंड प्लेसेस वो प्लेसेस हो जाती हैं दोस्तों, दो टाइप की कन्फाइंड प्लेसेस होती हैं, एक जिनमें पानी भरा हो और दूसरी कन्फाइंड प्लेसेस ऐसी प्लेस होती हैं जिनके अंदर ऐसी गोलाई हो और उसके अंदर कुछ चीज रखी गई हो, जैसे कि टैंक, टेंच और वेसल्स, नलियां।
एंटरिंग इन अ कन्फाइंड स्पेस कैन डेंजरस फॉर अ वर्कर। कन्फाइंड स्पेस दोस्तों ऐसा एक स्पेस होता है, कोई भी स्पेस जो आगे से बंद हो और उस स्पेस के अंदर डेंजरस हो सकता है। अगर उसके स्पेस के अंदर ऑक्सीजन 19.5 से लेके 23.5 से अगर इससे नीचे हुआ तो नुकसान है, इससे ज्यादा हुआ तो नुकसान है। इसलिए दोस्तों बिटवीन और अबव बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी टेस्टेड फर्स्ट बिफोर एन एम्प्लॉय एंटर अ कन्फ्लिक्ट प्लेस। अगर कन्फ्लिक्ट प्लेस में कोई एम्प्लॉय जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या देखा जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय कन्फ्लिक्ट प्लेस में अगर ऐसे एंटर करेगा तो सबसे पहले वो यहाँ पे वो चेक करेगा ऑक्सीजन की लेवल, गैसेस, पोटेंशियल एयर टॉक्सिक, खतरनाक गैसेस। What does the term IDLH stand with respect to confined space? confined space के लिए एक एक्ट बना गया है IDLH, वो किस पे स्टैंड करता है? तो IDLH एक सेफ्टी इक्विपमेंट है जो कि इमीडिएटली डेंजर टू लाइफ और हेल्थ। उसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड एज कन्फाइंड स्पेस वर्क। कौन सा काम कन्फाइंड स्पेस वर्क में नहीं आता है? तो जैसे बॉयलर वर्क यानी कि पाइपलाइन में वर्क हो गया, बॉयलर वर्क हो गया, डक्ट वर्क हो गया, ये सब किसी ऐसी चीज में घुस के ही करने पड़ेंगे। बट हाउसकीपिंग वर्क एक खुले हाउस में करना पड़ेगा। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम कंसिस्टेंस। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यानी कि किसी बड़े भारी माल को कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या यूज होता है? वन मशीनरी टू अनदर, दो मशीन से ज्यादा यूज सकती हैं, एक दुकान से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, स्टोर से शॉप पे ले जा सकते हैं, इसलिए ये सब होंगे। फॉर्कलिफ्ट इज यूज फॉर, फॉर्कलिफ्ट वो ऐसी वाली व्हीकल हो, देखा होगा आपने टीवी मूवी में, जिसके आगे से ऐसे दो निकले रहते हैं और वो ऐसे निकली रहेगी, तो वही होता है फॉर्कलिफ्ट। तो उसका काम होता है लिफ्ट ऊपर से नीचे और वर्टिकल ऊपर से नीचे का ट्रांसपोर्टेशन। अब आते हैं 70 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल हैविंग फ्लैट बॉटम। कौन सी चीज फ्लैट बॉटम वाली चीज को उठाने के लिए की जाती है? तो रोलर कन्वेयर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चेन से नहीं उठा सकते हैं, बेल्ट से वो टूट जाएगी और क्रेन में हुक रहता है, तो वो फ्लैट सरफेस यानी बिल्कुल प्लेन सरफेस। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। कौन सी चीज मटेरियल को हैंडल कर सकती है? तो ये सभी चीजें मटेरियल को हैंडल कर सकती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रक, कन्वेयर और क्रेन। इन सभी का नाम तो आपको पता ही होगा। इंक्लूड इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट। कौन सी जगह खाली चीजों को रखने के लिए और हैंडलिंग इक्विपमेंट को रखने के लिए यूज होती है? तो उसका नाम है रैक। ऑर्डर पिकर इज अ टाइप ऑफ, ऑर्डर पिकर मतलब जो ऑर्डर लेता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। उसके बाद आता है दोस्तों ऐश यानी राख, इज अ एब्रेसिव एज वेल एज डस्टी। तो जो कि आपको पता है वो धूल के समान ही होती है। विच कन्वेयर विल बी प्रेफर्ड फॉर इट्स हैंडलिंग। कौन सी चीज उसको हैंडल करने के लिए यूज होगी? ट्रैक चेन कन्वेयर। ठीक है दोस्तों, फॉर मूविंग लार्ज मटेरियल, बड़े सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, लार्ज क्वांटिटी इन वर्कशॉप वी यूज, बड़ी संख्या में ले जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? किसी बड़े सामान को बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम करेंगे इंडस्ट्रियल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अपना चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है, जिसका नाम था ट्रेड इंट्रोडक्शन, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। अब इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर 2 पे, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने नोट्स बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसी के साथ दोस्तों आप लोग रेडी रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो विल कम विद इन 24 आवर्स ऑफ चैप्टर 2। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर 2, जो कि आप लोगों को कल या परसों में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।